आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने सभी एग्ज़ाम एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, एसबीआई, एलआईसी यानी कि इन सभी एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को आप सबके साथ साझा करूंगा। साथ ही आप सबको बहुत बड़ा लर्निंग लेसन मिलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, तो आप इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक ज़रूर देखना। और इतने वैल्यूएबल वीडियो के लिए मैंने एक टारगेट रखा हुआ है। ये टारगेट है 10K लाइक एंड सब्सक्राइब का, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि एक्सपर्ट स्टडी के ऑडियंस इस टारगेट को अचीव करा देंगे। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि कैसे मैं इस मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाया, कैसे मैं ऐसे स्कोर ला पाया, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को केयरफुली देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, तो आप वीडियो के स्पीड को 1.25 या 1.5 करके देख सकते हो। ऐसे में क्या होगा कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम अपनी पढ़ाई पे लगा पाओगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने एसएससी सीजीएल 2022 का स्कोर कार्ड ओपन किया हुआ है, और इसमें मेरे पेपर 1 प्रीलिम्स में 151.58 आए थे और कट ऑफ 114 था। तो ये स्कोर ठीक ठाक कहा जा सकता है। और मेंस में आप देखिएगा कि मेरे मेंस में ये स्कोर रहे थे और ओवरऑल स्कोर 308 रहा था। और एक पोस्ट सिक्योर करने के लिए कट ऑफ 281 था, यानी कि जिसका 281 आया था उसको एक पोस्ट मिल गई थी, पोस्टल असिस्टेंट वाली। तो मेरे यहाँ से 19 और 8 27 नंबर एक्स्ट्रा थे। यहाँ से मैं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए एलिजिबल था और मेरा टारगेट वही था। यहाँ पे मेरे DEST में 0.99% एरर थे और कंप्यूटर में भी 36 मार्क्स आया था। बट 4600 ग्रेड पे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट से थोड़े से मार्क्स मेरे रह गए। आप बोल सकते हो 2 क्वेश्चन और गलत नहीं होते तो शायद हो पाता, लेकिन ये सब एक एक्सक्यूज ही लगेगा। तो मेरा सीजीएल 2022 का ये रहा स्कोर कार्ड। एक चीज़ मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं, हम काफ़ी अपने हिसाब से प्लानिंग किए कि इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा करेंगे, हमें ये पोस्ट मिल पाएगा, ये नहीं मिलेगा, मतलब कई तरह का प्लानिंग कर रहे होते हैं। बट ये सारा चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारा काम है अपना बेस्ट देना। किसी भी एग्ज़ाम में अपना हम बेस्ट दे सकते हैं, बस यहीं तक है हमारी पावर। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि हमने अपना बेस्ट दिया, किसी और ने उससे भी ज़्यादा बेस्ट दे दिया, तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है एक सिलेक्शन लेने के पीछे। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मेरे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का ये रिजल्ट है, और इस एग्ज़ाम में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इसमें 80 मार्क्स में 73 मार्क्स आप देख रहे हो कट ऑफ यहाँ पे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली क्या 90% से भी ज़्यादा कट ऑफ है। और इस एग्ज़ाम में 75 आ पाया था, मतलब कि मुश्किल से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आए थे। इसको क्या ही बोलेंगे, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मैं मेंस दिया और मेंस में मेरे लिटिल बिट मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के पहले मैं, आज से 3-4 साल पहले, मैं एक बार और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स मेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत बेहतरीन स्कोर किया था। और सिलेक्शन का तो अब मैं अभी क्या ही बता पाऊँ, आप उस रिजल्ट को देखना, वीडियो में अभी आगे आप देख पाओगे। क्योंकि उस टाइम पे मैं जब अप्लाई किया हुआ था तो ऑलमोस्ट हर स्टेट का कट ऑफ क्लियर था। मैं जिस स्टेट से था वहाँ की वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई थी। आगे वीडियो में आप देख पाओगे उसके रिजल्ट को, आप सीख पाओगे। और सब्सक्राइब भी करते रहना, लाइक भी करते रहना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ट्राई करूंगा कि प्रीलिम्स एग्जाम का स्कोर कार्ड ना दिखाऊं, सीधे मेंस एग्जाम की बात करूं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेन एग्जाम का स्कोर कार्ड है। और इस एग्जाम में आप देख पा रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट में, जैसे कि रीजनिंग में 40 में 14.25 लाना था तो 18.75 आए थे। कंप्यूटर में 19.50 लाना था तो 23 आए थे। जनरल अवेयरनेस में 11.25 लाना था तो 16 आए थे। हिंदी लैंग्वेज में 40 में 22.5 लाना था तो मेरे 28.75 आए थे। इस एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि स्कोर करना है, तो मैं हिंदी ही ऑप्ट करता था। एक ही आपको ऑप्ट करने का मिलेगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, आप जो भी बनाइए। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम तक मेरा मैथ्स ठीक हो गया था, ऐसा लगता था कि मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, लेकिन मैथ्स में 14 स्कोर लाना था और 13.75 आया। 0.25 से मैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी कि ऑफिसर बनने में 0.25 बीच में आ गया। और जब आप किसी से बोलोगे कि क्या हुआ, अगर किसी से बोलोगे कि 0.25 से फेल हो गया, तो वो बस मजाक ही उड़ाएगा कि क्या 0.25 से कोई फेल होता है। मतलब वो मजाक ही उड़ाएगा, या ये समझेगा कि बस ये बंदा एक्सक्यूज ही दे रहा है। तो मैं, हालांकि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एलआईसी असिस्टेंट का ये स्कोर कार्ड है, और इस एग्ज़ाम में रीजनिंग में 35 मार्क्स था जिसमें मैंने 33 मार्क्स लाए थे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 मार्क्स का था जिसमें मैंने 32 लाए थे। और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज इसमें 30 था तो इसमें मैंने 23 लाए थे। यानी ओवरऑल 70 में मैं 65 लाया था, जो कि ठीक स्कोर था। और एलआईसी असिस्टेंट एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई करा। और
आगे चल के मैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मेरे 2019 आई थिंक ये लास्ट ही था CHSL मेरा। इसमें मेरे 156 मार्क्स आए थे। इसके पहले मैं CHSL में काफ़ी अच्छा स्कोर लाया था और टाइपिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था 2 बार, जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट उस टाइम पे मेरे अच्छे स्कोर आए थे और आई थिंक अच्छा पोस्ट भी मिल जाता। बट जो हम कहते हैं ना कि सारी चीज़ें हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, हमारा काम है बेस्ट देना, अपना एफर्ट लगाना। रिजल्ट हमारे पक्ष में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जब मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे तो मैं टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया, और जब टाइपिंग में क्वालीफाई हुआ तो मेरे मार्क्स ही उतने नहीं आए जितने से मेरिट बन पाता। अब इतना पढ़ने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए, पॉज़ लेना चाहिए। तो मैं छुट्टियों में चला गया गोवा और वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस हिसाब से मैंने वहाँ पे पता लगाया कि गोवा में जो IBPS एग्ज़ाम में वैकेंसी कम आती है, लेकिन कॉम्पिटिशन इधर के मुकाबले उधर बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे बिहार, यूपी में जितना कॉम्पिटिशन होता है, उतना उधर नहीं होता है। तो मैंने ट्राई किया अगले साल कि मैं गोवा से अप्लाई करूँगा IBPS का। और मैंने गोवा से अप्लाई किया और आई थिंक कि 16 सीट था वहाँ पे, 16 सीट यूआर का 16। और मैंने उस 16 सीट में अप्लाई किया और उस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को मैं क्वालिफ़ाई कर लिया। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उस एग्ज़ाम का मेन का स्कोर कार्ड है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट सब सेक्शन में अच्छा किया था। बस मेरे इंग्लिश में अब क्या ही बोले, 12.5 लाना था और 10.25 आए। तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश में क्रॉस लग गया। जिस अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरे SBI क्लर्क एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड है, जिसमें 100 मार्क्स में 71.75 मेरे मार्क्स आए थे। और यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज दिख रहा होगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 2 फेज 2 एग्जामिनेशन। तो ऑलमोस्ट मैं हर एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को, CVT 1 को क्वालिफाई कर ही लेता था। 1-2 एग्ज़ाम कभी ऐसा मिल जाता था जो नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरे लिए SSC, IBPS और रेलवे ये सब मायने नहीं रखता था। बहुत सारे मेरे दोस्त भी प्रिपरेशन करते थे, तो वो स्पेशली किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। बस SSC तो SSC, कोई IBPS तो IBPS। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे भी अभी क्या ही कहा जा सकता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तीनों एग्ज़ाम, क्या जो भी एग्ज़ाम मिलता है सामने, उसकी प्रिपरेशन करना है। क्योंकि शुरू में मैंने आपको IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का स्कोर कार्ड दिखाया था, वही IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का पीछे के टाइम में आप देख पा रहे होंगे मेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड है, जिसमें 200 में 134.88 स्कोर मैंने लाए थे। और ये स्कोर काफ़ी अच्छा था, यानी कि मैं कहीं से भी अप्लाई किया होता, किसी और स्टेट से भी, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट मैं जिस स्टेट से अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की वैकेंसी 400 से ज़्यादा वैकेंसी थी। उस वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया गया था, उस वैकेंसी को जीरो बना दिया गया था, जिसके कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस पे बहुत सारे लड़कों ने कोर्ट केस भी किया था, लेकिन अब वो क्या बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही मिलता है। तो यहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस टाइम ड्यूरेशन के बाद मैंने सोचा कि अब SSC की ही प्रिपरेशन मन लगा के करते हैं। और इसके बाद मैंने इसके जस्ट पहले इसी टाइम ड्यूरेशन पे मैंने SSC CHSL का भी टाइपिंग दिया था। और इसके बाद भी मतलब कि 1 साल में मेरे को 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिला था टाइपिंग देने का, क्योंकि एक जो CHSL 15 और CHSL 16 दोनों का टाइपिंग आई थिंक एक ही साल में हुआ था। और मोस्ट अवेटेड RRB NTPC का आप स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन थे और मैंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सॉल्व किए थे। अगर जब ऐसा होता है और कोई आपसे पूछता है कि आपने कितने स्कोर लाए एग्ज़ाम में, सॉरी कितने अटेम्प्ट किए एग्ज़ाम में, तो अगर आप किसी से 100 बोलोगे ना, तो बहुत ही अजीब तरीके से देखेगा। वो बोलेगा कि क्या मतलब 100 बना दिए, मतलब फिर वो ऐसे बोलेगा कि आपने तुक्का तो नहीं लगा दिया सारा। तो अब इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अटेम्प्ट तो मैं जनरली नहीं ही बताता, बस ये बोल देता कि हाँ ठीक ठाक बना हुआ है। तो 100 क्वेश्चन बनाए थे और जिसमें 87 करेक्ट हुए थे और 13 इनकरेक्ट हुए थे। और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पे 91.24 आया था, और जिसके कारण मैं सभी लेवल के लिए क्वालिफाई था, हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई था। और ऐसा लग भी रहा था कि 4 चांस मिलेंगे और एक ना एक में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो कि मेरा मिसबिलीफ भी कह सकते हैं। अब उसके बाद CBT 2 का स्कोर कार्ड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी 120 क्वेश्चन थे और यहाँ पे अटेम्प्ट थोड़े कम हो पाए थे, 101 ही हो पाए थे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के थे। अलग टाइप के क्या थे नहीं आ रहे थे मेरे को, तो 100
उतने ही हुए थे, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहे थे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को जब कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, तो वैसे कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है तो सबके लिए होगा ना, उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ होगा, तो उस क्वेश्चन से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है, कुछ क्वेश्चन रिस्पेक्ट देने वाला होता है, तो वैसे क्वेश्चन को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे कि इस एग्ज़ाम में मिला कि कुछ क्वेश्चन रिस्पेक्ट देने वाला था, तो उनको रिस्पेक्ट दिया गया। जैसे कि उसमें 19 क्वेश्चन हो गए थे ऐसे, जिसमें जीके के ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। और तो इस एग्ज़ाम में मेरे 86.33 मार्क्स आए और मैं टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि टियर 2 या मेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू मिलता है तो वो मैं अच्छा कर सकता हूँ। और टाइपिंग में ऐसा नहीं था कि मेरा टाइपिंग ख़राब था, मेरा टाइपिंग इस टाइम तक काफ़ी अच्छा हो गया था। मेरा घर पे 45 टू 50 का स्पीड आ रहा था एक्यूरेसी के साथ। लेकिन वो टाइपिंग में कुछ इश्यू हुआ और जिसके कारण मैं टाइप में अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप किसी से ये बोलोगे कि टाइपिंग में, तो उनको एक्सक्यूज़ ही लगेगा कि ये बंदा एक्सक्यूज़ दे रहा है। बट क्या ही कह सकते हैं, अब सबका तो सोच हम नहीं बदल सकते। और इसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा भी बोल रहे थे कि आईबीपीएस, पीओ, सीजीएल, आप ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो मैं किसी भी एग्ज़ाम को छोटा या बड़ा नहीं समझता था। मेरे लिए सब एग्ज़ाम लगता था कि हाँ, अपीयर होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम में भी मैं अपीयर हुआ था और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे नॉर्मलाइज़ मार्क्स 75.02 आए थे, जो कि परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट होकर 98.45 हो पाए थे। और मैं पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ था। और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें रनिंग होता है, 2 तरीके का रनिंग होता है। इसमें एक वेट 35 केजी का वेट उठा के 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है, और एक रनिंग होता है 4 मिनट 15 सेकंड का, जिसमें 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसके बाद सारे एग्जाम है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई क्लास का एग्जाम नहीं है, क्लास 9, 10th या कॉलेज का एग्जाम नहीं है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमसे कोई और है जो आगे पढ़ के निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं और कितना कॉम्पिटिशन होता है। तो उनमें जो सबसे अच्छा करेगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी पढ़े, मन लगा के पढ़े, लगन के साथ पढ़े, एक नए जोश के साथ पढ़े, नए उमंग के साथ पढ़े, अपने एग्जाम को फेस्टिवल की तरीके से सेलिब्रेट करें। ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम आपके लिए आसान बन जाएगा। सबसे पहला चीज़ कि अपने मन से ये भ्रम निकाल देना है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब भी हम ऐसा सोचेंगे हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, हम नर्वस हो जाएंगे। खुद को अंडर एस्टिमेट करने से कई बार क्या होता है कि हम हंसते खेलते एकदम कॉन्फिडेंट होकर पेपर देते हैं, पेपर अच्छा जाता है, और कई सारे कैंडिडेट उस एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा उस एग्जाम के बारे में सोचने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस एग्जाम को लेकर, मतलब कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा, तरह तरह के थॉट उनके माइंड में आते हैं। ऐसे में वो कैंडिडेट नर्वस हो जाते हैं। और आप ध्यान से सोचिएगा कि जब एक कैंडिडेट नर्वस हो गया है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, या वो कैंडिडेट जो बिल्कुल काम है, रिलैक्स है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट काम है, रिलैक्स है, वो ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप इससे सीखते रहिए। आई थिंक कि आप सबने वीडियो को केयरफुली देखा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन एक सवाल आप सबके मन में अभी भी आ रहा होगा कि आखिर कैसे मैं इतना बेहतर स्कोर कर पाता था, इसका क्या स्ट्रेटजी है, वो तो बताया ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। कई बार चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, हम खुद ही उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सबसे पहले कि अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि मैं जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या आईबीपीएस का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो। पहले मन से ये भ्रम निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे कोई तेज और कमजोर नहीं होता है पढ़ने में। जिसने राइट डायरेक्शन में मेहनत करी है, मन लगा के पढ़ाई किया है, लगन के साथ पढ़ाई किया है, तो उसको कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए उस एग्जाम के एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना है, पढ़ लेना है। सिलेबस को पढ़ लेने का मतलब कि आप कंप्लीट सिलेबस कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आज तक कंप्लीट सिलेबस ना कभी किसी का हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। लेकिन उसी में से मैक्सिमम चीजें, उसी में से मैक्सिमम जो कर पाएगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, जिससे आप चीजों को भूलिएगा नहीं। और पर डे एटलीस्ट एक पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दे के उसका सॉल्यूशन करते हो, एनालिसिस करते हो कुछ इस तरीके से कि फ्यूचर में वो सवाल अगर कभी मिल गया तो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, उससे मिलता जुलता सवाल भी। तो ऐसे करके आप बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ोगे और एक टाइम के बाद आपका भी स्कोर काफी अच्छा आने लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो उन लोगों तक भी शेयर कर देना जिनको आवश्यकता हो।